So once again, good morning. और yesterday we have studied about data types in Python. Data types का simple सा meaning है the type of data we are going to store in memory using Python. So in case of Python, we can store numbers and as well as some sequences also. Sequence का मतलब है a combination of collection of variables. अब it could be of same types or it could be of different types. तो अलग अलग तरह के variables हो सकते हैं जो कि हम स्टोर करेंगे पाइथन में. तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो नंबर्स की है और कल हम लोगों ने देख लिया था कि इन केस ऑफ नंबर्स वी कैन यूज इंटीजर, वी कैन यूज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. At the same time we can use कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज साइंस वालों के लिए ज़्यादा है. मतलब जो लोग CS पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और कॉमर्स में उतना यूज नहीं है. तो तुम लोग जो एप्लीकेशंस डेवलप करोगे उसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं है. इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज होते हैं, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए. और इंटीजर के साथ ही साथ बुलियन इज ऑल्सो कम अंडर इंटीजर, बिकॉज इन केस ऑफ बुलियन वी स्टोर आइदर ट्रू. दो ही वैल्यू हम स्टोर करते हैं बुलियन में, एक वैल्यू है ट्रू और दूसरी वैल्यू है फॉल्स. तो जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि फॉल्स का मतलब है 0 और ट्रू का मतलब है 1. ये दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं, इसलिए हम इसे इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं. सेकेंड जो डेटा टाइप था वो था सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, जिसको कि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, हम लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और हम टपल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. स्ट्रिंग का मतलब है डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हमने अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज विद स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेस वो स्टोर कर रखी हैं. लाइक हमने लिखा किसी का एड्रेस, तो हमने लिखा A-5 ऑब्लिक ऐसे करके हमने लिखा हुआ है. तो ये डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर अगर हमने अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर की हैं, उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग है. अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कई सारी वैल्यूज स्टोर की हैं, लाइक 1 2, बहुत सारे नंबर्स भी हैं कॉमा से सेपरेट करके, और हम इसमें अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं. तो इस तरह से अगर हमने वैल्यू स्टोर की हुई है तो इसको हम कहेंगे ये लिस्ट है. और सेम चीज अगर हमने राउंड ब्रैकेट में स्टोर की है, देन दिस इज नोन एज टपल. तो डिफरेंस इसमें क्या है कि इन केस ऑफ लिस्ट, if we store values, those values can be changed later on. But in case of tuple, if we have stored values in tuple, in the form of tuple, then we cannot change those values after that. मतलब एक बार tuple store कर दिया तो tuple editable नहीं है, उसमें changes नहीं कर सकते और list में changes कर सकते हैं. तो कल हमने इतना डेटा टाइप हम लोगों ने देख लिया था. इसके अलावा सेट्स यूज होते हैं पाइथन में, जो कि तुम्हारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है. नन वैल्यू यूज होती. नन का मतलब है नो वैल्यू. सपोज यू आर गोइंग टू रिजर्व अ स्पेस विद द नेम A, but initially at the time of writing program you don't have any value to store in A. तुम्हें नहीं पता कि A में क्या वैल्यू स्टोर होगी, then we can store none. नन सेम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे ट्रू और फॉल्स में हम T और F को कैपिटल लिखते हैं, सेम ऐसे ही नन इज अ कांस्टेंट यू कैन से, और हम उसमें N को कैपिटल लिखेंगे. तो नन इज अ वैल्यू जो पाइथन में यूज होती है. इफ वी डोंट नो एनी वैल्यू, इफ वी डोंट हैव एनी वैल्यू टू स्टोर इन द वेरिएबल, उस केस में हम उसे नन स्टोर कर सकते हैं. ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, 0 भी स्टोर कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें वैल्यू इनिशियली नहीं पता है, कई बार हमें प्रोग्रामिंग में ऐसी नीड होती है कि वी डोंट हैव एनी वैल्यू बट वी वांट टू रिजर्व द स्पेस, तो उस केस में हम वहां पे नन स्टोर कर देते हैं. और लास्ट जो टाइप ऑफ डेटा है दैट इज मैपिंग डेटा टाइप. मैपिंग का मतलब है लाइक हम लोग यू कैन से कि इस तरह का डेटा है कि हमारे पास कुछ वैल्यू एक साइड है और इसी को हमने मैप कर रखा है
दूसरे साइड की वैल्यूज से, मतलब हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वी हैव अ वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं मैपिंग। और यहाँ पे डिक्शनरी यूज होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस मैपिंग डेटा टाइप एंड द नन, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, पाइथन में ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले नन इज इजी, हम लोग देख लेते हैं कि नन हम स्टोर कैसे करते हैं। सपोज हमें किसी एक पर्सन की एज स्टोर करनी है मेमोरी में, और सपोज हमने नेम स्टोर कर लिया है, नेम वी नो इट्स अ स्ट्रिंग, तो हमने नेम स्टोर कर लिया सपोज XYZ, और हमें उसकी एज भी स्टोर करनी है, बट वी डोंट नो द एज, तो अभी हम एज के प्लेस पे हम नन स्टोर कर देंगे। और अब हम अभी प्रिंट अगर करें इसको, तो ये हमें प्रिंट करके भी दिखा देगा, योर नेम इज, अभी हम बार बार तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ये पहले हमने मैसेज लिखा, और मैसेज के बाद हमने मेमोरी स्पेस का नाम लिखा है जहां से नेम की वैल्यू आएगी, फिर हमने कॉमा लगाया, और फिर हमने डबल कोट्स लगा के लिखा एंड योर एज इज, एंड एज वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो कॉमा लगा के हमने यहाँ पे उस मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया, दैट इज एज। और हमने इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, तो इसने लिख दिया योर नेम इज XYZ, जो कि नेम वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा है, मतलब मेमोरी लोकेशन का नाम लिखा है। और एज में अभी हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया था, तो हमने नन स्टोर कर दिया। इसका मतलब है कि along with numbers and strings, we can store none value also. None value means if we don't have any value, उस केस में हम none store कर सकते हैं, हम zero भी store कर सकते हैं इस प्लेस पे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि तुम्हें क्या स्टोर करना है। हमने एज इज जीरो यहाँ आ जाएगा, जीरो इज एन इंटीजर, और नन जो है वो एक डिफरेंट टाइप की, स्पेशल टाइप की वैल्यू है पाइथन में, जिसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, वेदर इवन जीरो भी नहीं है, जीरो इज एन इंटीजर। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि नन का क्या काम है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं तो हम नन स्टोर करेंगे। नाउ मैपिंग डेटा टाइप, आज हम लोग मैपिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे। मैपिंग का मतलब है एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को एसोसिएट करना, जिसको कि हम मैपिंग कहते हैं, मतलब मैप कर रहे हैं हम वैल्यूज को। तो ये जो डेटा टाइप है, दिस इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम देखें स्ट्रिंग या हम देखें लिस्ट, तो इस केस में हम लोग जब भी स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो कल हम लोगों ने देखा था कि ये मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर करता है, लेकिन हर एक वैल्यू का यहाँ पे एक इंडेक्स होता है, तो वो इंडेक्स के हिसाब से उसको स्टोर करता है। लाइक हम लोगों ने कल ये देखा था, ये तो सपोज अगर लिस्ट स्टोर है, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज हैं, बट ईच वैल्यू हैज एन इंडेक्स, हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स है, और वो जो इंडेक्स है उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक जो लिस्ट ए है, उसमें जीरो इंडेक्स पे वन स्टोर है, वन इंडेक्स पे टू स्टोर है, टू इंडेक्स पे थ्री स्टोर है। तो इस तरह सीक्वेंस में इसके इंडेक्सेस होते हैं जो कि सीक्वेंस में है, इंडेक्सेस जो है वो सीक्वेंस में है, प्री डिफाइंड होते हैं, हम इंडेक्सेस को चेंज नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने आप, मतलब योर जो पाइथन है वो अपने आप इसके इंडेक्सेस स्टोर करता है, जीरो से स्टार्ट होता है। अगर हम फॉरवर्ड देख रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, बिगनिंग से एंड, तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है जो कि जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से लेके जितनी भी लेंथ होगी उससे एक कम तक जाएगी, एक कम तक इसलिए जाएगी बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, तो एक कम तक जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। और इसमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग के केस में हम पीछे से काउंट करते हैं, बैक साइड से, मतलब बैक टू फ्रंट आएंगे। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो माइनस से स्टार्ट होती है, -1 से। तो दैट मीन जीरो से लेके पॉजिटिव नंबर्स की इंडेक्सिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और -1 से फिर जितने भी नंबर्स हमारे पास है, -1, -2, -3, -4, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। और हम दोनों ही इंडेक्सिंग को यूज करके किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं।
लाइक हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है इस केस में, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 से भी एक्सेस हो जाएगा, 0 इंडेक्स से भी और -7 से भी। दैट मीन्स इफ वी राइट ए, जो कि लिस्ट का नाम है, और इसके इंडेक्स को रेफर करने के लिए हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में A0। तो अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं A0 को, उस केस में भी ये हमें प्रिंट करके देगा वैल्यू 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमने पहले लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमने इनसाइड, क्योंकि प्रिंट में हम इनसाइड ब्रैकेट जो भी प्रिंट करना वो देते हैं, तो हमने लिस्ट का नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिख दिया। तो ये हमें उस केस में भी वैल्यू 1 देगा। और अगर हम A0 के प्लेस पे इफ वी राइट A-7, उस केस में भी ये हम लोग को वैल्यू 1 ही देगा, क्योंकि 1 के दो इंडेक्सेस हैं। एक तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से मिल रहा है जो कि 0 से स्टार्ट हुई है, और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग से मिल रहा है जो कि -1 से स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे एलिमेंट आया वो -7 पे है। तो इसलिए हम दोनों तरह की इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये इंडेक्सिंग सीक्वेंस में है, इन केस ऑफ लिस्ट ऑल्सो, और टपल में भी ऐसे ही इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होगी और जितने भी एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे वहां तक जाएगी, उससे एक कम तक जाएगी, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। और सेम ऐसे ही बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होगी और ऐसे ही सीक्वेंस में चलेगी। तो ये जितने भी हमने स्ट्रिंग पढ़ा, या हमने लिस्ट पढ़ा, या टपल पढ़ा, ये जो है ये सीक्वेंस में इनकी इंडेक्सिंग होती है, इसलिए ये ऑर्डर्ड है। ये वाले जो हमने इससे पहले पढ़े, दीज आर ऑर्डर्ड। बट जब हम मैपिंग पढ़ेंगे तो ये अनऑर्डर्ड है। इसमें इंडेक्सेस एज सच ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं जनरेट होते हैं। इसमें हम अपने आप कोई भी उसका एक इंडेक्स लिख सकते हैं। तो सिर्फ एक ही मैपिंग डेटा टाइप है अभी पाइथन में, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। और डिक्शनरी अगर हम देखें तो हम लोग की जो ओरिजिनल डिक्शनरी भी होती है हिंदी की या इंग्लिश की, दैट इज ऑल्सो अ मैपिंग। हम लोग देखते हैं कि ए से हम लोग सर्च करना है हमें अल्फाबेट, तो हर एक वर्ड के लिए उसका मीनिंग लिखा होता है वहां पे। मतलब वर्ड की मैपिंग उसके मीनिंग के साथ की गई है, यू कैन से। और हम लोग उसको अल्फाबेटिकली वो अरेंज है, तो उस हिसाब से हम लोग सर्च कर लेते हैं वहां पे वर्ड्स। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी हम पाइथन में क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा आइटम्स होंगे। डेटा का मतलब है हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करेंगे, और वो जो डेटा है दैट इज अ पेयर। मतलब हर एक डेटा आइटम में दो चीजें होंगी हमारे पास, जो कि कोलन से सेपरेट होंगी। एक उस डेटा आइटम में की होगी, और दूसरी उसकी वैल्यू होगी। तो दो चीजें हमें स्टोर करनी है इन केस ऑफ डिक्शनरी, और ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में क्रिएट होगी। और जित डिक्शनरी जब भी हम क्रिएट करेंगे तो डिक्शनरी इज एनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। करली ब्रैकेट यूज करेंगे, पहला की वैल्यू पेयर, फिर दूसरा की वैल्यू पेयर, और की और वैल्यू को कोलन से सेपरेट करेंगे। सेकेंड की वैल्यू पेयर, इस तरह जितने भी की वैल्यू पेयर होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे और एनक्लोज होंगे विद इन करली ब्रैकेट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में राउंड ब्रैकेट, एंड डिक्शनरी में करली ब्रैकेट, ये हम यूज करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही इजी है। हम लोग हर एक की को उसकी वैल्यू के साथ मैप करेंगे और कोलन के साइन से सेपरेट करेंगे। तो जब भी हमें इसकी कीज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो सिंपली जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि हम लोग जब लिस्ट में अलग अलग वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे, तो हम लिस्ट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके इंडेक्स दे रहे थे। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी का जो भी नेम क्रिएट करेंगे, जो भी आइडेंटिफायर होगा वो, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की का नाम देंगे, तो वो हमें उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अब पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लाइक इन दिस एग्जांपल एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है, डिक्शनरी का नाम है dict1। इक्वल का साइन लगाया क्योंकि हमें पता है हम कोई भी मेमोरी में कुछ भी स्टोर करने जा रहे हैं, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुई है और करली ब्रैकेट से एंड हुई है। अब हम लोगों ने इसमें स्टोर क्या किया है, पहली की है फ्रूट, और उसके लिए जो वैल्यू है दैट इज एप्पल। दूसरी की है क्लाइमेट, उसके लिए जो वैल्यू दैट इज कोल्ड।
तीसरी की है प्राइस, और उसके लिए जो वैल्यू है वो है 120। तो अगर हम पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो ये हमें की वैल्यू पेयर एज इट इज दिखा देगा, और अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है तो हम डिक्शनरी का नाम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट उस की का नाम लिखेंगे, तो ये हमें उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखा देगा। तो इसको अब हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं। अभी सिंपल सी हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम वॉवेल्स लिखने जा रहे हैं। मतलब हमें पता है कि कितने वॉवेल्स होते हैं, हम एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहे हैं वॉवेल्स के लिए। तो हमने नाम लिख दिया डिक्शनरी का वॉवेल्स, जो कि एक आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर नेम की जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर अल्फाबेट है, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, इसमें स्पेसेस यूज नहीं किए गए हैं, एंड वॉवेल इज नॉट अ कीवर्ड ऑल्सो। तो वॉवेल्स जो है ये हमने आइडेंटिफायर रखा है, मतलब डिक्शनरी का नाम हमने वॉवेल रखा है। और अब हम इसमें स्टोर करने जा रहे हैं अपना मैपिंग डेटा टाइप, क्योंकि हमें पता है कि पहला जो वॉवेल है वो ए होता है, तो हमने ए लिखा। दूसरा जो वॉवेल है दैट इज ई। नाउ द थर्ड वॉवेल इज, बोलो तुम लोग भी बता सकते हो, थर्ड वॉवेल क्या है? आई। आई, वेरी गुड। इसके बाद फोर्थ जो वॉवेल है वो है ओ, एंड फिफ्थ वन इज, पहले की लिखनी पड़ेगी, तो 5 इसकी की है, और ये है यू। तो ये हमने वॉवेल्स के लिए एक डिक्शनरी बना दी। हमने यहाँ पे जो की है वो हमने इंटीजर लिया है, और इससे पहले तुम लोग जो देख रहे थे, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप की है। तो की और वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। अगर वो स्ट्रिंग टाइप की है तो हम उसको सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिखेंगे, और अगर वो इंटीजर या फ्लोट टाइप की है तो उस केस में हम उसको लिखेंगे इन विदाउट ब्रैकेट्स, विदाउट कोट्स एक्चुअली। तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं तो हम पूरी डिक्शनरी अभी प्रिंट करा दे रहे हैं, तो ये एज इट इज हमें जैसा लिखा था हमने वैसे ही लिख के दे देगा। तो 1 के लिए ए है, 2 के लिए ई है, 3 के लिए आई है, इस तरह से। अब हम ये चाहते हैं कि हमें वो थर्ड वॉवेल बताए, थर्ड वॉवेल बताए। तो उस केस में हमें डिक्शनरी से मैपिंग एक्चुअली अब हम करा रहे हैं, एक तरह से कहोगे। तो हमें वॉवेल्स में से पता करना है कि थर्ड वॉवेल कौन सा है। तो ये जो 3 है दैट इज अ की, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी की 3 दी है, तो हमें वही सेम की लिखनी पड़ेगी। हम शिफ्ट एंटर हमने प्रेस किया तो इसने बता दिया कि थर्ड वाला जो है वो आई है। अगर हमें फिफ्थ वाला देखना है तो हम यहाँ पे की वैल्यू 5 लिखेंगे, तो ये बता देगा कि वो यू है। सिमिलरली वी कैन क्रिएट डिक्शनरी ऑफ वीक डे ऑल्सो, वी कैन क्रिएट डिक्शनरी ऑफ मंथ ऑल्सो। तो इस तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अब हम वीक डे के लिए क्रिएट करने जा रहे हैं सपोज, तो हमने इसका नाम लिखा वीक डे, ये नेम ऑफ डिक्शनरी है। इसमें हमने करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती, तो करली ब्रैकेट लिखा। अब हमने लिखा वीक डे 1, यहाँ पे हम स्ट्रिंग अब दे रहे हैं। अब हम ये वाला 1 2 3 4 नहीं यूज कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का। और हमें पता है कि वीक का जो फर्स्ट डे है दैट इज मंडे। उसके बाद हमें सेकेंड डे लिखना है, तो हमने वो भी सेकेंड ऐसे लिख दिया है। और उसके बाद हमने लिखा ट्यूसडे, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा कि थर्ड, और थर्ड जो डे है दैट इज वेंसडे। तो इस तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं अपनी। और अब हम यहाँ पे इसका हमें सपोज हमें ये चाहिए कि वीक का थर्ड डे कौन सा है, तो हम प्रिंट करेंगे, और हमें डिक्शनरी का नाम पता है दैट इज वीक डे, जो कि हमने मेमोरी में इस नेम से इसको स्टोर किया हुआ है। एंड वी वांट डे थर्ड, तो अभी हम यहाँ पे देखो टी कैपिटल हमने कर दिया है जानबूझ के। और अब हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हमने शिफ्ट एंटर लिखा तो इसने एरर दे दी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, और यहाँ पे वो थर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे थर्ड में टी स्मॉल लिखा हुआ है।
तो अब हमने यहाँ पे फिर से टी को स्मॉल कर दिया है, मतलब जैसा हमने की लिखा है एज इट इज हम लिखेंगे, तभी वो हमें रिजल्ट प्रॉपर देगा। तो यहाँ पे उसने हमें फिर थर्ड जो है वो वीकडे वेंसडे है वो उसने हमें प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ये की है, मतलब जो हम जब भी की डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो हम की वैल्यू पेयर लिख रहे हैं। कोलन के पहले जो लिखा है दैट इज की, और कोलन के बाद जो लिखा है दैट इज वैल्यू। और हर एक की वैल्यू पेयर को हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपना डिक्शनरी डेटा टाइप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड नहीं है, हम कुछ भी की लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखा हुआ था, हम चाहें तो हम कुछ भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। स्टूडेंट का नेम और उसका नंबर लिखना है, सपोज हमने एक डिक्शनरी बनाई मार्क्स, और अब इसमें हमें अब बच्चे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देने हैं। तो सपोज हमने मार्क्स दे दिया हिंदी, पहली की हिंदी, हिंदी के मार्क्स हमने कहे 50। उसके बाद हमें दूसरा मार्क्स लिखना है सपोज इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश के मार्क्स बता दिए कि 39। फिर हमें मार्क्स लिखना है सपोज आईपी, तो आईपी के मार्क्स हमने लिख दिए सपोज 50। तो यहाँ पे कोई इंडेक्स इसका सीक्वेंस नहीं है, अपने आप ही हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अनऑर्डर्ड, हमारे ऊपर है कि हम कैसे भी लिख दें इसको। अब हमें मार्क्स देखने हैं सपोज आईपी के, तो हम मार्क्स जो डिक्शनरी का नेम है वो लिखेंगे, और इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट हम सब्जेक्ट का जो भी नाम है, मतलब जो भी हमने एज अ की यूज किया है उसको हम लिख देंगे। तो ये हमें वो उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स दिखा देगा। तो ये हमारा डेटा टाइप था डिक्शनरी डेटा टाइप। इससे पहले कल हम लोग लिस्ट और टपल पढ़ चुके थे। ये हम लोगों ने टपल देखा था, टपल में राउंड ब्रैकेट में स्टोर करते हैं, और टपल में वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि फोर्थ वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 10 हो जाए, तो इसने हमें एरर दे दी थी कि टपल में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, हम बाद में आइटम को असाइन नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार टपल हमने क्रिएट किया, उसके बाद हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जबकि हमने सेम चीज हम लोग ने लिस्ट में देखी थी, तो लिस्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट की थी, और उसके बाद लिस्ट में हम लोग वैल्यू चेंज कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने लिस्ट देख लिया, हमने टपल देख लिया, हमने डिक्शनरी देख ली, और हमने स्ट्रिंग भी देख लिया। तो ये जो डेटा टाइप्स थे वो हमने पाइथन के देख लिए कि हम किस किस टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे और कैसे स्टोर कर सकते हैं। इस पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे इनके हमारे पास डिटेल में चैप्टर्स हैं, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। अब तक हम लोग पाइथन में क्या क्या देख चुके हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पाइथन में देखे, क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को देख के हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जैसा हम लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज अपनी सीखी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा पाइथन के कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब है कि हम लोग पाइथन में कौन कौन से सिंबल्स यूज कर पाएंगे। जैसा हम लोग ने इंग्लिश में अल्फाबेट्स यूज किए थे, हिंदी में हम लोग वर्णमाला यूज करते हैं, वैसे ही पाइथन में हम लोग कैरेक्टर सेट में अल्फाबेट्स स्मॉल और कैपिटल 0 से 9 तक की डिजिट्स, जितने भी सिंबल्स हैं कीबोर्ड के वो सारे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ने कैरेक्टर सेट देखे। कैरेक्टर सेट के बाद हम लोग ने देखे टोकन्स, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो हम लोगों ने देखी। जिसमें हम लोगों ने देखा कि कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, उसके बाद उसमें हमारे पास ऑपरेटर्स हो सकते हैं, प्लस हमारे पास पंक्चुएटर्स हो सकते हैं, और लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। तो टोकन्स में हम लोगों ने अभी तक कीवर्ड देख लिए कि क्या होते हैं, हम लोगों ने आइडेंटिफायर देख लिए क्या होते हैं, और कीवर्ड हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग नए नए कीवर्ड्स सीखते जाएंगे। हम लोगों ने कीवर्ड के बाद आइडेंटिफायर देखा, आइडेंटिफायर के बाद हम लोग ने लिटरल्स देखे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। इसमें हम लोगों ने इंटीजर, फ्लोट, ये वैल्यूज हम कैसे स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, कैसे वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। और लिटरल्स के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। अब क्योंकि हम लोग को ये लिटरल्स को स्टोर करने के लिए हमें
मेमोरी रिजर्व करनी थी, इसलिए हम लोगों ने डेटा टाइप भी देख लिया, क्योंकि ये लिटरल्स जो है ये डिफरेंट टाइप के डेटा ही होते हैं जिसको कि हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो हम किस किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। ये कॉम्बिनेशन है आइडेंटिफायर और लिटरल्स का। जब भी हम मेमोरी में कुछ भी स्टोर करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिफायर लिखेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ राइट हैंड साइड में हम लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स वैल्यू लिखेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स हम लोग पाइथन में कौन कौन से यूज करते हैं। सो लेट्स सी। ऑपरेटर हमें पता है क्योंकि हम लोग सबने मैथ्स पढ़ी हुई है 10th क्लास तक, और हमें पता है कि जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। लाइक हमने लिखा 5 + 2, तो यहाँ पे 5 और 2 पे ये जो प्लस है ये वर्क करेगा। करेगा क्या? दोनों को ऐड कर देगा। तो वो वैल्यूज जिस पे ऑपरेटर अप्लाई होता है, दीज वैल्यूज आर नोन एज ऑपरेंड्स। इनको हम कहते हैं ऑपरेंड, और ये जो बीच में हमने सिंबल लगाया है दिस इज नोन एज ऑपरेटर। तो हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर एंड ऑपरेंड होंगे, और ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड पे अप्लाई होके हमें कोई ना कोई रिजल्ट देगा। सेम चीज यहाँ पे लिखी है। एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। और जो भी वैल्यूज जिस पे ऑपरेटर वर्क करता है दीज वैल्यूज आर नोन एज ऑपरेंड्स। तो हमें ये पता है कि मैथ्स में एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं, सेम वैसे ही एक्सप्रेशंस हम पाइथन में भी लिखेंगे। बस यहाँ पे ऑपरेटर का सिंबल कुछ कुछ चेंज होगा, बिकॉज ऑल द ऑपरेटर्स वी यूज इन मैथ्स इज नॉट अवेलेबल इन योर कंप्यूटर कीबोर्ड। बिल्कुल एज इट इज वैसे अवेलेबल नहीं है। कुछ अवेलेबल है जो हम वैसे ही लिखेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनका हम लोगों ने सिंबल चेंज कर दिया है यहाँ पे, बट वो वर्क वैसे ही करेंगे जैसा वो मैथ्स में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इन्होंने लिखा है 10 + num इज एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे 10 इज अ वैल्यू, और जो वेरिएबल है दैट इज ऑल्सो दैट विल कंटेन सम वैल्यू। तो ये दोनों 10 और num ये दोनों ऑपरेंड्स हैं इस केस में। और प्लस का जो हमने साइन यूज किया है वो हमें पता है कि ये ऑपरेटर है। मतलब जब भी पाइथन इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो 10 में num की वैल्यू को ऐड कर देगा। तो सेम ऐसे ही ये तो प्लस ऑपरेटर था। बहुत सारे ऑपरेटर्स पाइथन में यूज होते हैं, और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है इनके वर्क के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ये वही सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग मैथ्स में यूज करते थे। फंक्शनिंग सबकी सेम है, बट इट मे बी पॉसिबल कि इनका सिंबल अलग अलग हो। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे ये एज एरिथमेटिक ऑपरेटर भी वर्क करेंगे, प्लस अगर हम इसको स्ट्रिंग पे यूज करते हैं तो ये स्ट्रिंग के ऑपरेशंस अलग तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करता है इंटीजर पे भी और स्ट्रिंग पे भी, और दोनों पे ये वर्क अलग अलग तरह से करेगा। ये हमें ध्यान से देख लेना है। तो जब ये स्ट्रिंग पे वर्क कर रहा है प्लस ऑपरेटर, लाइक पहली स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी स्ट्रिंग है इंडिया, और हमने दोनों को ऐड किया, तो सिंपल सा ये काम क्या करेगा, पहली स्ट्रिंग के बाद दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देगा। मतलब कॉन्केटिनेट कहते हैं इसको, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के बाद में ज्वाइन कर देने को वी से इट्स कॉन्केटिनेशन। तो प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। अब ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों साइड में होंगी हमारे ऑपरेटर के। जो स्ट्रिंग पहले है वो आउटपुट में पहले आएगी, जो बाद में है वो बाद में आएगी। सेम ऐसे ही एक और ऑपरेटर है मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। यहाँ पे हम उसके प्लेस पे एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, और ये जो है अगर ये स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा, स्ट्रिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को उतनी बार रिपीट कर देगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो जो भी स्ट्रिंग होगी लेफ्ट हैंड, हम इसमें इस ऑपरेटर के दोनों तरफ दो वैल्यूज होंगी। फर्स्ट तो एक स्ट्रिंग होगी और दूसरी कोई इंटीजर वैल्यू होगी।
तो जितनी हमने इंटीजर वैल्यू लिखी है वो उतने टाइम्स उस स्ट्रिंग को रिपीट कर देगा। ये दो ऑपरेटर हमें देखने हैं, जो कि है तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, बट ये इंटीजर पे भी अप्लाई होते हैं और स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होते हैं। इंटीजर पे जब अप्लाई होते हैं तो ये अलग तरह से काम करते हैं, और स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं तो इनका फंक्शन अलग है। तो हम पहले ये दोनों ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं। पहले इनको स्ट्रिंग पे वर्क करके देखेंगे और उसके बाद हम इनको यूज करेंगे इंटीजर के साथ। तो सपोज हमारी पहली स्ट्रिंग है, ABC लिख ले रहे हैं सिंपल सा, और हमारी एक दूसरी स्ट्रिंग है str2 उसका नाम है, और वो है XYZ। दो स्ट्रिंग हमने स्टोर कर ली है, और अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं str1 प्लस str2। और मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम str1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर ही लिखना पड़ेगा। तो हमने 7 लिख दिया है, और सेम ऐसे ही हम str2 को भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ यूज कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये सपोज 3 टाइम्स रिपीट होनी है। तो अब हम शिफ्ट और एंटर प्रेस कर रहे हैं तो हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। पहला इस लाइन का आउटपुट आया है str1 प्लस str2, मतलब पहली स्ट्रिंग के बाद दूसरी स्ट्रिंग को इसने ऐड करके यहाँ पे शो कर दिया है। तो अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर यूज होगा तो ये स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करेगा, मतलब पहली स्ट्रिंग के जस्ट बाद दूसरी स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा उसके साथ। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये रिपीट करेगा स्ट्रिंग को जितने टाइम्स हमने उसे मल्टीप्लाई किया है किसी भी इंटीजर से। तो लाइक स्ट्रिंग 1 में ABC स्टोर था, उसको हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ABC ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड, इसके बाद ये सेकेंड हो गया, यहाँ से ये थर्ड है, देन ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, और ये यहाँ से सिक्स्थ है, और ये 7 टाइम्स है। सेम ऐसे ही हमने str1 ही लिख दिया था, इसको अगर हम str2 कर देते हैं, वैसे वो 1 को रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स, अगर हमने 2 कर दिया तो देखो ये सेकेंड वाली स्ट्रिंग को 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम है, और ये थर्ड टाइम है। तो ये जो दो ऑपरेटर्स हैं हमारे एस्ट्रिक और प्लस, ये अगर स्ट्रिंग के साथ अप्लाई होंगे तो ये अलग तरह से, ये दो ही ऑपरेटर हैं जो हम स्ट्रिंग के साथ अप्लाई कर पाते हैं, प्लस वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला। इसके अलावा ये सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स स्ट्रिंग के साथ अप्लाई नहीं होते हैं। तो जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उस डेटा का जो भी टाइप है उसके साथ कुछ ऑपरेशंस एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, हम वही ऑपरेशंस उस पर कर पाएंगे, दूसरे नहीं कर पाते। अब सेम यही ऑपरेशंस अगर हम लोग एडिशन के लिए न्यूमेरिक डेटा के साथ अगर कर रहे हैं तो एडिशन के लिए प्लस लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लिखेंगे जैसा कि हम मैथ्स में लिखते थे, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे एस्ट्रिक लिखेंगे, डिवीजन के लिए हम यहाँ पे स्लैश लिखेंगे। और अगर हमें ये वाला डिवीजन तो हमें रिजल्ट दिखाएगा आफ्टर डिवीजन, बट इन केस वी वांट टू फाइंड रिमाइंडर ओनली, हम ये चाहते हैं कि वो हमें रिमाइंडर दिखाए, क्योंकि बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है रिमाइंडर की कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है। उस केस में हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि परसेंटेज का साइन होता है। तो ये सारे ऑपरेशंस हम पहले जल्दी से इंटीजर पे करके देख लेते हैं। हमने पहली वैल्यू ली सपोज 16, और दूसरी वैल्यू हमने b ली है 3। अब हम इन पे ये सारे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट a प्लस b, हमें पता है कि a और b को ऐड कर देगा जैसा मैथ्स में ऐड करता है। सेम ऐसे ही हमने लिखा प्रिंट a माइनस b, मतलब a में से b को माइनस करेगा, वी कैन राइट b माइनस a ऑल्सो, उस केस में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो a माइनस b तो हम लोग बहुत बार करते हैं, इस बार छोटी वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू को माइनस करके देखते हैं। देन हमने लिखा प्रिंट, और अब हमें क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिखा a मल्टीप्लाइड बाय b, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक साइन यूज करेंगे। फिर हमने लिखा प्रिंट, और अब हमें यूज करना है a डिवाइडेड बाय b, तो ये हमें रिजल्ट देगा आफ्टर डिवीजन, और हम चाहते हैं कि हमको रिमाइंडर मिले आफ्टर डिवीजन,
तो हमने ए के साथ परसेंटेज का साइन यूज किया और बी लिखा है। अब इनको हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। वी कैन स्टोर दीज वैल्यूज इन सम वेरिएबल ऑल्सो। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल का नाम लिख के इक्वल का साइन लगा देते और बाद में हम इसको प्रिंट कर सकते थे। तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ रिजल्ट देखना है। तो इसने हमें रिजल्ट दे दिया। फर्स्ट वाले प्रिंट का आउटपुट आया है 19। इसने 16 और 3 को ऐड करके हमें वैल्यू दे दी। सेकेंड वाले का जो रिजल्ट है वो है b माइनस ए, मतलब 3 माइनस 16, जो की वैल्यू आई है -13। a इंटू बी का वैल्यू जो है वो 16 इंटू 3 की वैल्यू आई है 48। a बाय b की वैल्यू 3 से हमने डिवाइड किया 16 को, तो ये 5.3333 आता जाएगा। और यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकाला है, a मॉडुलस b लिखा है। तो इसका मतलब है a से b को a को b से डिवाइड करेगा और हमें रिमाइंडर बताएगा। तो 3 से हम 16 को अगर डिवाइड करें तो 5 टाइम्स डिवाइड होता है और रिमाइंडर आता है 1। तो यहाँ पे इसने हमें रिमाइंडर की वैल्यू दी है। तो इस तरह से हम ये अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसमें अभी और भी ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेटर और हैं। एक है फ्लोर डिवीजन और दूसरा है डबल एस्ट्रिक। ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, जो भी ऑपरेंड हमें मिला हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर के, उसको वो राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड से डिवाइड करेगा और कोशेंट हमें रिटर्न करेगा उसका डेसिमल पार्ट रिमूव करके। मतलब अभी तक हम लोग जब इससे पहले हमने यहाँ पे डिवाइड किया था स्लैश वाले ऑपरेटर से, तो ये हमें पूरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के केस में के फॉर्म में रिजल्ट दे रहा था, डेसिमल के बाद वाला पार्ट भी दे रहा था। लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीजन देंगे तो ये हमें डिवाइड तो करेगा ये, और रिजल्ट के केस में ये रिमूव कर देगा आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट। मतलब यू कैन से कि ये हमें जो भी डिवीजन करेगा उसकी इंटीजर वैल्यू देगा, उसका खाली इंटीजर वैल्यू देगा, कोई भी राउंड ऑफ नहीं करता। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। लाइक ए और बी की वैल्यू स्टोर है और हम करने जा रहे हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब है जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे जस्ट बिलो जो इंटीजर वैल्यू है वो हमें दे रहा है। तो हमने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो इसने हमें वैल्यू दे दी 5। अगर हमने सिंगल स्लैश यूज किया था तो ये डिवाइड कर रहा था, तो इसने हमें 5.3333 दिया था। लेकिन हमने फ्लोर डिवीजन जब यूज किया तो इसने ये डेसिमल के बाद वाला जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वो रिमूव करके इसने हमें खाली इंटीजर वैल्यू दे दी है। इसका मतलब है कि इफ वी वांट कोशेंट आफ्टर डिवीजन तो ये हम डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। इफ वी यूज रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन तो उस केस में हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर, ये परसेंटेज वाला यूज कर सकते हैं। और हमें अगर पूरा डिवाइड करने के बाद पूरी वैल्यू चाहिए, मतलब हम फ्लोट वाला डिवीजन करना चाह रहे हैं, उस केस में हम स्लैश यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा एक तरह से हम लोग और देख लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल देके। लाइक हम अभी डिवाइड कर रहे थे, हमारे पास 2 वैल्यूज थी, एक थी 16 और दूसरी थी 3। तो अब इसका रिजल्ट हम 3 तरह से ले सकते हैं। एक तो हमने इसको पूरा डिवाइड किया, हमने लिखा कि 3 5 जा 15 और रिमाइंडर बचा 1। तो इस केस में अगर हमें खाली ये वैल्यू चाहिए इंटीजर में तो हम इसको लिखेंगे 6 डबल स्लैश बाय 3। तो ये हमें क्या करेगा, इंटीजर कोशेंट देगा। अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, रिमाइंडर कितना आया है, तो हम 16 मॉडुलस 3 लिखेंगे। तो ये हमें रिमाइंडर वैल्यू बताएगा कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आया है, ये वैल्यू देगा। और अगर हमें ये हम 3 से 16 को डिवाइड कर रहे हैं और ये हमारा 5 टाइम्स गया, पहले तो 15 आया, 1 रिमाइंडर बचा, फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर हमने यहाँ 0 बढ़ाया, मतलब 0 लगाया, फिर ये 3 टाइम्स गया, फिर 9 आया, फिर 1 रिमाइंडर अगेन, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो हम फिर 0 लगा लेंगे, फिर 3। तो अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवीजन के लिए हमारे पास 3 अलग अलग ऑपरेटर हैं। एक हमें इंटीजर वैल्यू देता है आफ्टर डिवीजन, एक हमें रिमाइंडर देता है और एक हमें
डेसिमल या विद फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू देता है आफ्टर डिवीजन। एक और लास्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है हमें पावर निकालनी है। तो यहाँ पे अगर पाइथन में हमें पावर निकालनी है तो उस केस में हम डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं। लाइक हमें 4 की पावर 8 निकालनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट 4, डबल एस्ट्रिक पावर का है मतलब एक्सपोनेंट है, इसकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी 4 टू दी पावर 8 और ये हमें रिजल्ट दे देगा। सेम ऐसी छोटी वैल्यू देख लेते हैं, हमें निकालनी है 2 की पावर 5 तो हमने लिखा 2 डबल एस्ट्रिक, सॉरी आगे आगे, तो अब ये हमें 2 टू दी पावर 5 कैलकुलेट करके दे देगा जो कि 32 है। पावर का मतलब तुम लोग जानते होगे, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा जब हमने डबल एस्ट्रिक वहां पे लगाया है। तो अगर हम रिजल्ट चेक करना चाहें तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया एंड 16 इंटू 2 32 हो गया। वही सेम रिजल्ट इसने यहाँ पे हमें दिया है 32। तो आज हम लोगों ने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए। इसमें से 2 ऑपरेटर जो हैं प्लस और एस्ट्रिक, ये जैसा स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे थे वैसा ही ये दूसरे सीक्वेंस पे भी वर्क करते हैं, लिस्ट और टपल पे। अगर हम लिस्ट में दूसरी लिस्ट के साथ प्लस करें तो वो पहली लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट को ऐड कर देगा, और अगर हम उनके साथ मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो ये उसी लिस्ट को उतने टाइम्स रिपीट कर देगा। तो ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट की हुई थी, उसी में हम लोग इसको जल्दी से यूज करके देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। लाइक ये हमारी लिस्ट है, ए है, हमने यहाँ पे प्रिंट ए इंटू 2 लिख दिया है और हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो इसने सेम लिस्ट को 2 बार रिपीट कर दिया। ये फर्स्ट टाइम है और इसी के आगे ये सेकेंड टाइम है। और अगर यहाँ पे हम ए प्लस ए लिख दें तो कॉन्केटेनेट करेगा, मतलब उसी के आगे उसको जोड़ देगा। तो अभी यहाँ पे हमें रिजल्ट का इफेक्ट नहीं पता चल रहा क्योंकि हमने 2 से दोनों को ऐड किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 या 4 कर दें तो वो हमें पता चल जाएगा कि वो उतने टाइम्स उसको रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से वही सेम ऑपरेटर्स प्लस और एस्ट्रिक, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर में भी आते हैं और प्लस और एस्ट्रिक जो है वो हमारे सीक्वेंस पे भी वर्क कर पाते हैं। ये 2 ऑपरेटर हैं। अब कल हम लोग फिर बाकी के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर जो कि तुम लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कल हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग के पाइथन में ऑपरेटर्स ओवर हो जाएंगे एंड आफ्टर ऑपरेटर्स फिर हम लोग पढ़ेंगे इनपुट कैसे लेना है। तो इनपुट लेना भी तुम्हें आ जाएगा, आउटपुट लेना आता है, और अगर हम आईपीओएस साइकिल देखें ध्यान से तो फिर तुम्हें ऑलमोस्ट जो है वो ऑपरेटर्स मतलब फंक्शनिंग आ जाएगी, क्योंकि इनपुट लेना हम लोग सीख लेंगे, आउटपुट लेना हमें आता है, प्रोसेसिंग हम लोग अपने अकॉर्डिंग अब सीखते जाएंगे कि क्या चीज कैसे हमें करनी चाहिए अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करके, ब्रेन की एक्टिविटी को, और स्टोरेज हम लोगों ने सीख लिया है, मतलब हमें आउटपुट आ गया है और हमें स्टोरेज आ गया है। अभी हम लोग प्रोसेसिंग के लिए कुछ ऑपरेटर्स सीख लिए हैं हम लोगों ने, और बाकी हम लोग धीरे धीरे प्रोसेसिंग के लिए और भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोग सीखेंगे। और कल ऑपरेटर्स ओवर होने के बाद फिर हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक क्योंकि हम मेमोरी में स्टोर कर ले रहे थे, कीबोर्ड से हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग इनपुट भी सीख लेंगे और फिर फाइनली हम लोग अपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिंपली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं और उनको हमें कैसे यूज करना है।